ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है कि एन इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज, मास और वॉल्यूम ऑफ सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कुछ भी इंक्रीज कर जाता है, मतलब ग्रोथ एक प्रकार का परमानेंट चेंज है। आपको मैं बता चुका हूँ परमानेंट चेंज होता है। मान लो कोई अगर आदमी छोटा से बड़ा हो गया तो वो दोबारा छोटा तो होगा नहीं, है ना। तो हमारे बॉडी में सेल की संख्या इंक्रीज करती है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, कुछ भी इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होता है ना। तो एक ग्रोथ जो होता है वो एक बस फर्क कितना होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मतलब इंटरनल होता है, और नॉन लिविंग में होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो परमानेंट चेंजिंग होता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है, साइज इंक्रीज कर सकता है, मास इंक्रीज कर सकता है, कुछ भी। डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट, ये सब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता है कि कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। डी डिफ्रेंसिएशन का मतलब आपको पता है कि फिर परमानेंट जो होता है वो फिर से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन दोनों चीज इंक्लूड होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो ड्यूरिंग इट्स लाइफ प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। अब देखिए एनसीईआरटी का एकदम सीधा सीधा ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना लाइफ का प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो उसमें दो स्टेप आया था, एक तो ग्रोथ आया था और एक आया था डिफरेंशिएशन। पर पूरा का पूरा इवेंट जो होता है वो डेवलपमेंटल सीक्वेंस कहलाता है। डेवलपमेंट में उसके जो भी होते हैं, तो इसके डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, है ना। दो इवेंट आते हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, फिर बाद में उसका जो होता है वो सेनेसेंस हो जाता है ना। तो पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई करना है ए क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है, और सी क्या है। तो बी देखो, बी तो जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया, बी में क्या हो गया? जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया। ए क्या हो गया? ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, आगे रूट कैप लगा हुआ है और यहाँ पे रूट हेयर है, तो मैचुरेशन जोन हो गया। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मार्फोलॉजी में ये डायग्राम दिया गया है, आप देख लीजिए जाकर के मार्फोलॉजी के चैप्टर में। ठीक है, वो लेवलिंग करना है, सिर्फ सीधा सीधा डायग्राम है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 4 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा गया है। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल deposition are characteristics of the cells in fill in the blanks phase of growth। ठीक है, अब वैक्यूलेशन या सेल वॉल इंक्रीज करना, ये सब किस जोन में होता है? देखिए मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे आगे की तरफ होता है, उसके जस्ट पीछे की तरफ जो होता है वो इलोंगेशन जोन होता है, और सबसे ऊपर में जो होता है वो मैचुरेशन जोन होता है। तो वैक्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैक्यूल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस इन द इलोंगेशन जोन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में जो होता है वो सेल वैक्यूल नहीं बना हुआ होता है। तो वैक्यूलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? इलोंगेशन जोन में। तो इलोंगेशन जोन में सेल वॉल भी ठीक हो जाता है, क्योंकि देखो पहले तो थिन लेयर बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है? थिन लेयर होता है, फिर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो थिक वॉल की सेल वॉल जो है वो फर्दर लेयर डिपोजिट होते रहता है, तो वो मोटाई बढ़ जाता है। तो ये जो है वैक्यूलेशन एंड सेल वॉल का थिकनेस जो बढ़ता है वो इलोंगेशन जोन बनता है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, क्या कर रहा है? अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको रीड करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन सही होगा? रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। अरिथमेटिक ग्रोथ में रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये तो मेरे को सही लग रहा है। ठीक है,
ठीक है। क्या लिखा गया है आगे, क्या है ऑप्शन में? अच्छा, स्टेटमेंट चूज करना है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से रुक जाओ एक मिनट, है ना। ये अरिथमेटिक ग्रोथ तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपने ग्राफ बनाया था तो याद है ना, एक एक्सिस एक वाई एक्सिस बनाया था, एक एक्सिस, तो इसका तो ग्राफ ऐसे ज़्यादा था। तो ग्राफ आप देख लो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होते रहता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, पहले स्लो था, फिर ऐसे गया था, फिर कांस्टेंट हो गया था, सिग्मॉइड ग्राफ बन गया था। तो अरिथमेटिक ग्रोथ पहला तो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, वन डाउटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक व्हाइल द अदर वन डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। ठीक है, हाँ अब ये भी सही है कि भाई अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक कांस्टेंट रेट से चलते रहता है। एक सेल जो होगा डिवाइड होगा, फिर दूसरा सेल जो होता है वो आपको पिक्चर में दिखाया था, तो ये सही है, इसका भी सही है आपका। ठीक है, अगला सी ऑप्शन में क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन LT=L0 + R/T, ये भी सही है कि अरिथमेटिक ग्रोथ का जो इक्वेशन होता है ये होता है, और WT=W0 × e⁻RT जो इक्वेशन था वो किसका था, तो वो जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए था। तो इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। ठीक है, तो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। अब ये तो सही है, ग्रोथ रेट मतलब आर का वैल्यू जो पूछ रहा है, आर का वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट टाइम जो होता है, हम ना 1 सेकंड पर सेकंड, पर मिनट, पर डे, पर आवर, यूनिट टाइम के हिसाब से, है ना, आपको जो मेजर करते हो तो उसको हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ए सिग्मॉइड ग्राफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये भी बात सही है कि सिग्मॉइड जो ग्राफ होता है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है। क्यों? क्योंकि देखो इन्वायरमेंट के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो एक समय तो क्या होता है कि वो बहुत पीक पे जाएगा, है ना, एक समय ऐसा होगा कि वो बहुत पीक पे जाएगा, ग्रोथ जो है उसका पीक पे जाएगा बहुत तेज़ी से, फिर रिसोर्सेज लिमिट हो जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हर चीज़ चलते रहता है, फ्लक्चुएटिव होता है ना इन्वायरमेंट, कभी सपोर्ट कर देता है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट, कभी ये, तो सिग्मॉइड ग्राफ जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है ऑर्गेनिज्म का, अगर इन्वायरमेंट की बात किया जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो। ठीक है, आगे हम लोग एक और भी ग्रोथ पढ़ेंगे, एक और भी ग्राफ पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, चलो सी देखें, सी क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अब ये तो गलत हो गया, देखो रेट ऑफ कांस्टेंट तो कहाँ होता है, अभी बताया ना, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट कहाँ होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ में होता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ में नहीं होता है ना। तो ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें तो क्या था, पहले स्लो था, फिर तेजी से फास्ट गया था ऊपर, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया था। तो ये सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। सी ऑप्शन, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ कब होगा, जब ग्राफ आपका बिल्कुल सीधा जा रहा हो। ठीक है, ग्राफ आपका बिल्कुल सीधा जा रहा हो तो उसमें हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर जो है तुम्हारा NCERT का पिक्चर है। ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट डेवलप करके ये जो ए रिप्रेजेंट किया गया है ना, ए में ये जो सब फेजेज रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये सब एम्ब्रियोनिक फेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक फेज में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेल का जो है वो डिफ्रेंसिएशन होगा। तो आप देखो ये वाला डायग्राम जो है वो NCERT में दिया गया है, मैं डायरेक्ट आपको बता भी चुका हूँ कि इसमें लेबलिंग करना है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एम्ब्रियोनिक फेज में चल रहा है, तो एम्ब्रियोनिक फेज में क्या होता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा चल रहा है पैटर्न, है ना। तो ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, फिर आकर के दूसरा है बी, तो बी में क्या है, देखो अभी कुछ सेल, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, उसमें से डिफ्रेंशिएट भी करते जा रहा है, साइड साइड से देखो सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करते जा रहा है। और जो थोड़ा सा डार्क दिखाया गया है वो क्या है,
जो थोड़ा सा डार्क दिखाया गया है वो क्या है, देखो यहाँ पे जरा सा और बड़ा कर लो इसको, है ना। ये जो बीच बीच में जो सब सेल दिखाए जा रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये तो डिवाइड कर रहे हैं तेजी से, ये जो डिवाइडिंग सेल है, और साइड साइड से सेल देखो जिस पर डिफ्रेंशिएट करते जा रहा है। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब अर्थमेटिक ग्रोथ हो जा रहा है बाद में, और पहले क्या हो रहा है, एकदम जियोमेट्रिक ग्रोथ चल रहा है। तो प्लांट में तो मैंने बताया था कि दोनों ग्रोथ होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जियोमेट्रिक फैशन में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बाद में वो डेवलपमेंट के स्टेज में ऐसा हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक मिनट, ए इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड बी इज द अरिथमेटिक ग्रोथ, राइट। सो 7 क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। अब अभी तो बताया ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन क्या होता है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में उसका ग्राफ बना हुआ है, इक्वेशन बना हुआ है। तो देखो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। W1 इजिकल टू W0 इंटू e⁻R2। अब W1 की जगह पे WT भी कहीं लिखा जा सकता है। WT क्या है, फाइनल साइज है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेट भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, कुछ के भी फॉर्म में हो सकता है। तो WT इजिकल टू W0 इंटू e⁻R2। अब ये तो होगा नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर हो गया, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, सीधी सी इक्वेशन लिखी गई है एनसीईआरटी में, आप एकदम देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फास्टेस्ट फेज ऑफ एस ग्रो। अच्छा, एस में जो सिग्माइड जो ग्राफ था, तो देखो पहले ऐसे गया था, पहले सीधे गया था, थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, फिर एक बार ऊपर में पिक गया था, फिर आगे जाकर के ऐसे हो गया था, याद है। तो ये वाला जो फेज था इसको क्या था, इसको कौन सा फेज बोलते थे, लैग फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो ए वाला फेज था इसको क्या बोलते थे, लैग फेज। लैग फेज में ग्रोथ बड़ी स्लो हो रहा था, फिर ए ऊपर उठा था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, याद है, आप देखे होंगे, या लॉग फेज, और उसके बाद फिर जाकर के कांस्टेंट हो गया था। तो लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता था, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता करके रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन और भी हम कुछ आपको भेजेंगे, तब तक के लिए